पता नहीं कब मेरे बेटे को काम मिलेगा। काम की तलाश में मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। सिंहंती एक गरीब परिवार से थी और उसके बेटे को भी कोई पक्का काम नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन जब गौरव गांव में काम की तलाश के लिए भटक रहा था, तो वो भटकते भटकते एक बहुत बड़े चार्टर्ड बस सेवा के पास जाता है, जहां ढेर सारी बसें लगी हुई होती हैं। अरे, ये गांव में चार्टर्ड बस सेवा कब से शुरू हो गई? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। जाकर पता करता हूं। गौरव ढेर सारी बस के बीच खड़े हुए बस के मालिक अनिरुद्ध से कहता है, सेठ जी, अगर इन बसों की देख रेख या बस से जुड़ी कोई नौकरी है तो मुझे भी दे दीजिए। मैं रोजगार की तलाश में भटक रहा हूं, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो तुम बहुत ही अच्छी जगह आए हो। ये देखो, ये बस चार्टर्ड सेवा मैंने शुरू की है गांव में, लेकिन अभी स्टार्टअप है इसलिए काम थोड़ा मंदा चल रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस बस को किराए पर चलाने के लिए ले जा सकते हो। रोज का तुम मुझे 500 रुपए दे देना बस। सेठ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा हल कर दी। अरे नहीं, धन्यवाद कैसा। चलो एक बार तुम भी बस को अंदर से देख लो, और तुम आज से ही इस बस को ले जाना। यहाँ जगह नहीं है तो तुम अपने घर के पास पार्क कर लेना रोज। गौरव बस के अंदर घुसता है, जहां एसी की ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर पर पड़ती है। अरे, इस बस में तो एसी लगा हुआ है। इसका मतलब मैं ये एसी वाली बस चलाऊंगा। वाह, क्या बात है। गौरव खुशी खुशी उस बस को लेकर अपने घर की तरफ जाता है और सारी बातें अपनी माँ और बहन को बताता है। अरे वाह, क्या बात है। मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि तुझे रोजगार मिल गया। भैया, अब तो हम आपकी एसी वाली बस में घूमने भी जाया करेंगे ना? घुमाओगे ना आप हमें अपनी एसी वाली बस में? हाँ छोटी, क्यों नहीं। अब गौरव को गांव में एक स्थायी रोजगार मिल जाता है और धीरे धीरे घर की थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। तभी एक दिन सिंहंती खाना खाते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं क्या कह रही थी, अब जब तुझे गांव में रोजगार मिल ही गया है तो तू भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। माँ, मैं क्या लड़की देखूं? अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ दिनों में पंडित के द्वारा सिंहंती को पड़ोस के गांव में एक अपने बेटे के लिए सुंदर सी लड़की मिल जाती है और पूरी विधि विधान के साथ सिंहंती अपने बेटे की शादी करवाती है। गौरव खुद बस चलाकर अपनी पत्नी को लेकर परिवार और बारातियों के साथ एसी वाले बस से घर आ रहा होता है। अच्छा, तो यही एसी वाला बस मेरे पति चलाते हैं? माँ ने कहा था कि मेरे पति एसी वाली बस चलाते। सोचो, अगर बस एसी वाला है तो घर कितना आलीशान होगा। कुछ देर बाद दीपिका अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, पर लाइट गई हुई होती है तो सास अंधेरे में दीपिका की आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती है। गौरव जी, आपके यहाँ बहू का गृह प्रवेश अंधेरे में कराया जाता है क्या? मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं भाभी, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हमारे घर में वो लाइट चली गई है, इसलिए घर में इतना अंधेरा हो रहा है। क्या लाइट नहीं है? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से इतना भारी लहंगा, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, घबरा मत बहू, गृह प्रवेश कर पहले, फिर मैं कुछ करती हूँ। अब अंधेरे कमरे में दीपिका का गृह प्रवेश होता है। दीपिका गर्मी से बहुत परेशान हो जाती है। बेटा, बहू गर्मी से परेशान हो रही है, काम कर, तू बहू को एसी वाली बस में ले जा, वो वहीं आराम कर लेगी। दीपिका, तुम यहाँ बहुत परेशान हो रही हो, चलो मेरे साथ चलो। गौरव दीपिका को लेकर एसी वाली बस के अंदर लाता है। पीछे पीछे से और नंद भी आ जाती हैं, जो जमीन पर बिछौना डालकर लेट जाती हैं और बहू के लिए लेटने की जगह नहीं मिलती। तो गौरव कहता है, दीपिका, ये हमारे गांव में ऐसे ही बिजली कटती रहती है। बाकी तुम बहुत थक गई हो तो इस एसी वाली बस में आराम कर लो। हमें बैठकर ही सोना होगा। दीपिका नहीं होती है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो सारी रात एसी वाली बस में बैठ के सोती है। अगले दिन सुबह दीपिका घूंघट करके अपने हाथों में तकिया लेकर कमर पकड़कर बस से उतर रही होती है। तभी आस पड़ोस के लोग दीपिका को देख लेते हैं। अरे बिमला, ये तो सियंती की नई नवेली बहू है, ये बिस्तर लेकर बस से क्यों उतर रही है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, सियंती के बेटे ने जब से एसी वाला बस चलाना शुरू किया तब से सियंती का सारा परिवार गर्मी में रोज रात को एसी वाले बस के अंदर ही सोता है। पर अफसोस तो ये है कि इन्होंने बहू को भी बस में सुला दिया। अरे बहू के लिए तो कोई बंदोबस्त कर लेते। गांव के लोग दीपिका को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। दीपिका घूंघट करके अपने घर के अंदर आती है, जहां दीपिका देखती है कि उसके ससुराल में एक छोटा सा कमरा, एक टूटी खाट और मिट्टी के चूल्हे के सिवा कुछ भी नहीं है।
रात के अंधेरे में तो मुझे कुछ पता नहीं चला, पर मेरे ससुराल वालों की सच्चाई ये है, ये इतने गरीब हैं मेरे ससुराल वाले। लगता है एसी वाला बस देखकर मेरी तरह मेरी माँ को भी गलतफहमी होगी कि ये पैसे वाले हैं। अब दीपिका मन को मारती हुई अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। तभी उस रात जब दीपिका कमरे में सोने जाती है तो पंखे की रफ्तार बहुत कम होती है और गर्मी से परेशान होकर दीपिका कहती है, सुनिए जी, ये पंखा तो ठीक तरीके से चल ही नहीं रहा है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसे इतनी गर्मी में मैं यहाँ नहीं सो पाऊंगी। तो क्या करूं दीपिका, तुम्हारे लिए हमारे घर में तो बस एक यही पंखा है। बेटा, अगर बहू को ज्यादा परेशानी हो रही है तो जा एसी वाले बस में सुला दे बहू को, वहाँ ठंडी ठंडी हवा में आराम से सो पाएगी। हम भी आ रहे हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर गौरव अपना बिछौना उठाकर अपनी पत्नी के साथ एसी वाली बस के अंदर आ जाता है, जहां दोनों ही बस की सीट पर चादर ओढ़कर सो जाते हैं और सास नंद नीचे बिछौना डालकर। अगले दिन सुबह दीपिका बस से उठकर घर में आती है और घर के कामकाज को निपटा लेती है और गौरव अपनी एसी वाली बस लेकर बस चलाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब रात को गौरव घर आता है तो घर का पंखा खराब हुआ पड़ा था और उसकी माँ हाथ पंखे से बहू को पंखा कर रही थी। आ गया आपको पता भी है कैसे सारा दिन निकाला है मैंने इस गर्मी में। आपका एक खटारा पंखा खराब हो गया है, अब आज की रात हम लोग कैसे सोएंगे। अरे भाभी, परेशान क्यों हो रही हो? अब तो भैया अपनी एसी वाली बस लेकर आ गए हैं और अब जो पंखा खराब हो गया है तो हम सबको एसी वाली बस में ही सोना होगा। अब गौरव के आने के बाद सारा परिवार अपने हाथों में बिछौना तकिया उठाकर एसी वाली बस में चढ़ जाते हैं। कितनी ठंडी हो रही है ये बस, अच्छी नींद आएगी यहाँ तो। सारा परिवार बस के जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है। गौरव भी सीट पर खर्राटे लेने लगता है, लेकिन दीपिका को सीट पर बैठे बैठे नींद नहीं आती और उसका सारा शरीर अकड़ जाता है। अगले दिन सुबह दीपिका रसोई में बर्तनों को पटक रही होती है। क्या हुआ बहू, बर्तन को क्यों पटक रही है? कई दिनों से देख रही हूँ मैं कि तेरा बर्ताव बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है। चिड़चिड़ा नहीं हो तो और क्या होगा माँ जी, सारी रात ठीक से सो नहीं पाती हूँ, पूरा शरीर अकड़ गया सीट पर बैठे बैठे। और आप लोग हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अरे एसी वाली बस आ गई घर तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम रोज रात को एसी वाले बस में ही सोएंगे। लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं। इससे अच्छा तो माँ जी आप एक छोटा कूलर खरीद लीजिए। ठीक है, कुछ दिन रुक, फिर कुछ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब रोज रोज गर्मी में एसी वाली बस में रात गुजारते गुजारते दीपिका की हालत खराब हो गई थी। तभी एक दिन, दीपिका, मैं, माँ और बहन कुछ काम से दूसरे गांव जा रहे हैं, हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, ज्यादा रात भी हो सकती है, तो तुम आराम से एसी वाली बस को लॉक करके सो जाना। सबके जाने के बाद दीपिका बस को लॉक करके अकेली बस में सो रही होती है कि तभी उस बस में कुछ चोर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी दीपिका की आंख खुल जाती है और वो डरती हुई बस के शीशों को बजाने लगती है। चोर चोर चोर, कोई है, मेरी मदद कीजिए। दीपिका की आवाज सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं और उस चोर को वहां से भगाते हैं। तभी कुछ ही देर में वहां पर दीपिका के ससुराल वाले भी आ जाते हैं। अरे कैसे लोग हो रे तुम, अपनी बहू को इस बस में अकेला छोड़कर चले गए। आज तो बच गई, वरना कोई हादसा ही हो जाता। परिवार घबराते हुए दीपिका को लेकर घर के अंदर आते हैं। दीपिका, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम घबराओ मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बस अब और नहीं। अब मैं कुछ भी करके इस घर में एक कूलर लेकर आऊंगा और पंखा भी ठीक करवाऊंगा। अब गौरव बस चलाने के साथ साथ बस की धुलाई और उसकी सर्विस का भी काम करता है और जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं तो वो एक कूलर की दुकान से कूलर खरीद कर अपने घर लेकर आता है। माँ देखो देखो, भैया कूलर ले आए हैं। कूलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। जा बहू, आरती की थाली ले आ और इस कूलर की पूजा कर दे। दीपिका कूलर की पूजा करके आरती करती है। अब तो हम कूलर की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे माँ, और अब भाभी को भी गर्मी में जाकर एसी वाले बस में सोना नहीं पड़ेगा। हाँ सही कहा बेटी, उससे पहले बहू जाओ, कूलर आने की खुशी में सबके लिए खाने में कुछ मीठा बना लो। अब दीपिका सबके लिए मीठे में चावल की खीर बनाती है। सभी लोग कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठकर चावल की खीर खाते हैं। ओहो, कूलर की ठंडी ठंडी हवा, और दीपिका के हाथ का ये चावल की खीर, आय हाय हाय, खाकर मजा ही आ गया। चलो बहू, सबने खीर खा ली, अब सबका बिस्तर कर दो, यहीं इस कूलर के पास लगा दे। दीपिका पल भर में अपने परिवार वालों का बिस्तर कूलर के सामने लगा देती है और सारा परिवार कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं में सो रहा होता है। गौरव जी, अच्छा हुआ आप ये कूलर ले आए। अब इस गर्मी में हमें एसी वाले बस में नहीं सोना पड़ेगा। अब तो हम इस कूलर की ठंडी हवा में अपने घर में आराम से सोएंगे, जो उस एसी बस से बहुत अच्छा है। हे भगवान, आज तो जंगल के अंदर कितना घमस छाई हुई है, एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा कि शरीर में थोड़ी हवा लगती।
कस्तूरी के इस बात पर पसीने में भीगा गरीब लखन लकड़ी काटते हुए दुखी भाव से कहता है, गर्मी तो भयंकर होगी ना कस्तूरी। आजकल लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं और जगह जगह उद्योग धंधे खोलने के लिए बड़ी तेजी से जंगल को सफा किया जा रहा है। लोगों के अंदर जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी को लेकर लगाव ही नहीं बच गया है। बूढ़े माता पिता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बकरी का छोटा मेमना उछलते हुए आता है, जिसके पीछे टोकरी में सूखे पत्ते बटोर कर सुप्रिया आती है। अरे अरे रुक जा मेरी चुनमुनिया, कितना भागती है। हाफते हाफते मेरी तो सांस ही चढ़ गई है। तू रुक, मैं तो पकड़ के ही रहूंगी तुझे। ये लड़की भी ना शादी लायक उम्र हो गई है, पता नहीं कब ये बचकानी बुद्धि छोड़ेगी। तभी जंगल में उनकी जानकार कादम्बरी आती है। अरे सुप्रिया, ये ले मेरी काव्या का फोन है, तुझसे बातचीत करेगी। काव्या कोई और नहीं बल्कि सुप्रिया की खासम खास सहेली थी। दोनों का बचपन एक संग ही गुजरा। परिवार की जड़ कमजोर होने के चलते सुप्रिया का परिवार शुरुआत से ही जंगल में जोखिम उठाकर झोपड़ी डालकर रह रहा है। हेलो काव्या, कैसी है तू? कैसी कट रही है जिंदगी? मेरी तो एकदम फर्स्ट क्लास मजे में कट रही है। फिलहाल मैं अपने पति के साथ हनीमून मनाने कश्मीर में आई हुई हूँ। बड़ी सुंदर जगह है, बिल्कुल जन्नत है जन्नत। सुंदर सुंदर सफेद वादी पहाड़ियाँ। अच्छा, तो बड़ी खुशकिस्मत है, तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है जो तुझे शादी के बाद तुरंत घूमने फिरने भी ले गया। चल फटाफट से वीडियो कॉल रिसीव करो, मैं तुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह दिखाती हूँ। काव्या वीडियो कॉल करती है और पूरा पहलगाम देखती है। अरे वाह काव्या, ये जगह तो कितनी प्यारी लग रही है। फूल, पत्ती, झरने, पहाड़, परिंदे ही परिंदे, सब कुछ बड़ा खूबसूरत है। ये कौन सी जगह है? ये पहलगाम पॉइंट है, कश्मीर का जीता जागता स्वर्ग। हर शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर घूमने जरूर आता है। मैं तो कहती हूँ शादी के बाद तू भी पहलगाम घूमने जरूर आना। अच्छा चल, मैं रखती हूँ। इतना कहकर काव्या फोन कट कर देती है। तभी कादम्बरी घमंड से टोंड मारती है। हाँ, सभी की किस्मत में मेरी बेटी की तरह कश्मीर घूमना फिरना थोड़ी ना लिखा है। बुरा मत मानना सुप्रिया, पर तुम्हारा पिहर इतने घने जंगल में है तो ससुराल कश्मीर में थोड़ी ना मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसी झुग्गी झोपड़ी में ब्याह दी जाओगी। कादम्बरी की तंजबाजी सुप्रिया के करीब माता पिता के सीने में खंजर के जैसे चुभ जाती है। देखते ही देखते जंगल के अंदर घना अंधेरा छा जाता है। तीनों झोपड़ी में रूखी सूखी रोटी खा रहे होते हैं। माँ, बाबूजी, एक रोटी दूं आपको? नहीं नहीं बेटिया, रहने दे, पेट भर गया। भरे दिल से लखन एक टुक रोटी तोड़ता है और फुट फुट कर रोने लगता है। सुप्रिया के बाबूजी क्यों रो रहे हैं? चुप हो जाइए। तो क्या करूं कस्तूरी, ईश्वर ने मुझको गरीब पैदा किया, सारा जीवन इस जंगल में गुजरा। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं, लेकिन आखिर क्यों उसने मुझ जैसे गरीब के भाग्य में बेटी दे दी। अरे हम तो खुद जंगल में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए दहेज जोड़ सके। कहां से ढूंढ कर लाएंगे उसके लिए वर? कौन थामेगा मेरी गरीब बेटी का हाथ? पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना, जो जिसके भाग्य में लिखा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। वैसे भी जोड़ियां तो भगवान लगाता है। अगर मेरे नसीब में विवाह की रेखा होती तो हो जाएगी। सुप्रिया के तसल्ली देने पर उसके गरीब माता पिता शांत होकर सो जाते हैं। अगले दिन, माँ, मैं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चुनने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, सतर्कता से जाना बिटिया। हंसमुख सुप्रिया मन में मगन होकर गीत गुनगुनाते हुए जंगल की गहराई में बढ़ती है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों पे उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। somebody please help me, मेरी मदद कीजिए। सुप्रिया डरते डरते कहती है, कौन है यहाँ? जख्म में कराहते हुए वैभव बेहोश हो जाता है। कुछ हाथी, हिरन, खरगोश, जंगली जानवरों का झुंड उसे घेरे हुए थे, जो कि सुप्रिया के लिए उसका परिवार था।
सुनिए, उठिए उठिए। हे भगवान, ये तो काफी ज्यादा जख्मी है। हाथी मेरे साथी, मेरी मदद करो। हाथी सूंड से उसे उठाकर झोपड़ी तक जाता है, जहाँ लगभग 2 दिनों तक सुप्रिया उसके माता पिता उसकी सेवा पानी करते हैं। बेटा, तुम्हें होश आ गया, ये लो थोड़ा खाना खा लो। आंटी जी, आप लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। शक्ल से तो तुम बाहर के लगते हो, कहाँ से हो? जी, कश्मीर का निवासी हूँ, यहाँ घूमने फिरने आया था, लेकिन जंगल के बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसी बीच एक शेर ने हमला कर दिया, लेकिन इस जंगल के बाकी जानवर बड़े वफादार हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया। वो इसलिए क्योंकि वो सारे जानवर मेरी बिटिया सुप्रिया के पालतू हैं, इसे जानवर से बड़ा लगाव है। इतने में वैभव के माता पिता पुलिस समेत आ जाते हैं। वैभव मेरा बच्चा, भगवान का शुक्र है तू सही सलामत है। मगर माँ पिताजी, आप दोनों यहाँ कैसे आए? बेटा, पिछले 3 दिनों से तेरा कॉल नहीं मिल रहा था। तेरी माँ बहुत बेचैन थी। तेरा नंबर ट्रेस करवाया तो इस जंगल का पता मिला। अब चले? बहन जी, भाई साहब, अब तो काफी अंधेरा हो गया है। आज रात भर के लिए आप लोग यहीं ठहर जाइए, क्योंकि अब जंगली जानवर अपनी मान से बाहर निकलने चालू हो गए होंगे। सुप्रिया वैभव और उसके माता पिता को अपने हाथों से चूल्हे का खाना बनाकर खिलाती है। वहीं लखन उनके लिए मीठे फल तोड़कर लाता है। सुषमा को सुप्रिया अपनी बहू के रूप में जज जाती है। अगले दिन, बहन जी, भाई साहब, इस जंगल के अंदर इतनी अथाह गरीबी में भी आप लोगों ने जिस प्रकार हमारा आदर भाव किया है, मुझे आपकी बच्ची अपने बेटे के लिए जच गई है। अपनी बेटी के लिए कश्मीरी परिवार वालों से शादी का प्रस्ताव देकर गरीब माता पिता राजी खुशी सुप्रिया की शादी करवा देते हैं और सुप्रिया अपने जंगल का मायका छोड़कर कश्मीर के ससुराल में आ जाती है। कश्मीर का नजारा किसी जन्नत की वादियों जितना खूबसूरत था। सफेद बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, पहाड़ों से बहते झरने, झील और हरे भरे मैदान के बीच में कई सैलानी तंबू डालकर कैंपिंग कर रहे थे। सैकड़ों शादीशुदा जोड़े घूमने फिरने आए थे। तो मेरी प्यारी बीवी को कैसा लगा कश्मीर देखकर? बहुत ही खूबसूरत है जी, मैंने इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी थी। कश्मीर वाकई जन्नत है। थोड़ी ऊंचाई पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद ससुराल आ जाता है। रात में, सुप्रिया बहू, ये रजाई अपने कमरे में रख लो, रात में कश्मीर का तापमान काफी ठंडा रहता है। जी माँ जी। दोनों पति पत्नी प्यार भरे पल गुजारते हैं। अरे सुप्रिया, तुम्हें तो कब कब ही छूट रही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कश्मीर स्पेशल कावा बनाकर पिलाता हूँ। वैभव बड़े प्यार से अपनी नई नवेली पत्नी को कावा बनाकर पिलाता है। कुछ देर बाद, धन्यवाद जी, अब जाकर शरीर में थोड़ी गर्माहट आई है। वैसे रात में कश्मीर का नजारा देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, देखना चाहोगे? चलो आ जाओ। दोनों पति पत्नी घर से बाहर आते हैं, जहाँ बर्फीली हवा चल रही थी। तभी सुषमा डर कर कहती है, तुम दोनों इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? भीतर आ जाओ, रात के टाइम बाहर बिल्कुल महफूज नहीं। ये कश्मीर है बहू, अगर जन्नत कश्मीर है तो जहन्नुम भी कश्मीर में है। सुषमा का ऐसी बातें सुप्रिया के कश्मीर के लिए बस एक ख्वाब भरे दिल में खौफ पैदा कर देता है। सुप्रिया पहाड़ों से लकड़ी काट कर लाती, सब्जी खरीदने के लिए काफी नीचे बाजार जाती। धीरे धीरे वो अपने कश्मीर के ससुराल के रंग में ढल जाती है। इसी तरह हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं। माँ, कल मेरी दफ्तर की छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ सुप्रिया को सोनमर्ग और पहलगांव घुमा ले आऊं। अरे हाँ, क्यों नहीं वैभव बेटा, तेरी बीवी है, जब मन चाहे घूम लिया। बहू का भी थोड़ा मन बहल जाएगा, लेकिन दिन को ही लौट आना, कहीं शाम न ढल जाए। हाँ सुषमा जी, तुम भी टाइम की पाबंदी लगाती रहती हो। जब नई शादी हुई है दोनों की, दोनों पति पत्नी के जोड़े को उनके हिसाब किताब से जाने दो। ठीक है बच्चों? अगले दिन सुप्रिया कश्मीर घूमने जाने के लिए किसी नई सुहागन की तरह सजती संवरती और 16 श्रृंगार करती है। इतनी दूर दूर से लोग हनीमून बनाने के लिए कश्मीर आते हैं। मेरी किस्मत तो कितनी अच्छी है जो मेरा ससुराल कश्मीर में है। काव्या ने मुझे वीडियो कॉल पर पहलगाम दिखाया था, वो बहुत अच्छी जगह है, मैं वहीं जाऊंगी। अच्छा जी, तो मेरी प्यारी बीवी को पहलगाम घूमने जाना है। चलो चलो अब। दोनों जैसे ही घूमने जाने के लिए दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तभी खौफजदा शक्ल लिए ससुर घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। अरे वैभव बेटा, दुल्हन को लेकर कहीं मत जा। पर हुआ क्या है पिताजी, और आप इतना हाफ क्यों रहे हैं?
अरे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले पहलगाम में बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। कुछ काफिर आतंकियों ने 26 निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार गिराया है। बेचारे उनके परिवार वाले बड़ा रो बिलख रहे थे। जब तक हालात नहीं संभलते घर से बाहर नहीं निकलना। अपने कश्मीरी ससुराल को लेकर ऐसी आतंकी भरी समाचार को सुनकर सुप्रिया थर थर कांप जाती है। चप्पा चप्पा के हर कश्मीरी निवासी इस घटना के बाद अपने घरों से कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते। वहीं समाचार से लेकर टीवी चैनल हर जगह यही खबरें चलती हैं, जिससे कश्मीर के हालात पहले की तरह बनने में लगभग कई हफ्ते गुजर जाते हैं और कश्मीरी मिलिट्री वाले वहां के निवासियों के महफूज रहने के लिए तैनात किए जाते हैं, जिससे अब डर का माहौल खत्म हो जाता है। जहां हर हिंदुस्तानी के दिल में कश्मीर की जगह जन्नत की थी, हर शादीशुदा जोड़े का ख्वाब कश्मीर जाना हुआ करता था, आज हर किसी के दिल में जन्नत कहलाई जाने वाले कश्मीर जहन्नुम से बढ़कर कुछ भी नहीं है।